गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आपको बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स पेपर सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट फर्स्ट का रिपल फैक्टर और वोल्टेज रेगुलेशन एंड पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा, व्याख्यान दूंगा। ध्यान से सुनेंगे और आवश्यकता के हिसाब से और आप मुझे कमेंट करके और जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो रिपल फैक्टर क्या होता है। जैसा कि कल लास्ट टर्म पे पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जब दिष्टकर्ण होता है तो ऐसी अवस्था के अंदर जो वोल्टेज या करंट एक दिशीय मान तो प्राप्त हो जाता है, परंतु उस स्थिति के अंदर जो वोल्टेज या करंट का जो मान होता है वह नियत नहीं रहता है, परंतु समय के साथ में वो वेरी होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। अर्थात उसके अंदर कुछ एसी कंपोनेंट भी उसके अंदर विद्यमान रहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ ये जो रिपल फैक्टर होता है, ये रिपल फैक्टर ये जो आउटपुट जो मिलता है उसके अंदर जो डीसी की जो शुद्धता है, उसे डीसी की शुद्धता का मापन को इंडिकेट करता है, जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि दिष्टकारी के निर्गत धारा तरंग रूप में दिष्ट घटक तथा प्रत्यावर्ती घटक होते हैं। ये एक दिशीय होते हैं, परंतु समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। एक दिशीय परिवर्तनशील तरंग रूप को कई घटकों से बना हुआ माना जा सकता है। इसके एक दिष्ट मान जिसके ऊपर विभिन्न आवृत्तियों के प्रत्यावर्ती घटक अध्यारोपित हैं से बना मान सकते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। इन अवांछित प्रत्यावर्ती घटकों को उर्मिका कहते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी में न्यूनतम उर्मिका आवृत्ति निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति के बराबर होती है। दिष्टकारी की प्रभावकारिता का मापन निर्गम में उपस्थित इन प्रत्यावर्ती घटकों के परिणाम के मापन द्वारा किया जाता है। जितना कम ये घटक होते हैं, दिष्टकारी उतना ही प्रभावशाली होता है। अर्थात उर्मिका गुणांक एक दिष्टकारी के निर्गम में प्राप्त दिष्ट वोल्टता धारा की शुद्धता का मापन है। इसे दिष्टकारी के निर्गम में प्राप्त प्रत्यावर्ती घटकों के प्रभावी मान तथा दिष्ट घटक के मान के अनुपात के द्वारा परिभाषित करते हैं। तो यहाँ ये जो मैंने ये बताया है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से करेंगे और ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो यहाँ इसको किस तरह से परिभाषित करते हैं, रिपल फैक्टर को आर के द्वारा लिख दिया जाता है, स्मॉल आर के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो निर्गत धारा या वोल्टता में उर्मिका अर्थात प्रत्यावर्ती घटकों के प्रभावी मान व दिष्ट घटक के मान का अनुपात उर्मिका गुणांक कहलाता है। यहाँ मैंने इसको आर के द्वारा लिख दिया है। तो यह आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उर्मिका गुणांक, और इसका मान होता है निर्गत प्रत्यावर्ती घटकों का प्रभावी मान अपॉन निर्गत औसत या दिष्ट धारा का मान। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। अब यदि निर्गत प्रत्यावर्ती घटकों का प्रभावी मान IAC है वह निर्गत दिष्ट घटक IDC है, जैसे जैसे IAC और IDC के द्वारा इसको लिखा है। तो R क्या हो गया, R इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि R इक्वल टू IAC अपॉन IDC। और लोड में कुल शक्ति क्या होती है, I स्क्वायर RMS इंटू RL के द्वारा इसको इंडिकेट कर देते हैं।
इसलिए यहाँ जो ये शक्ति होती है ये दिष्ट घटक की शक्ति और प्रत्यावर्ती घटकों की शक्ति का कुल योग होती है। अर्थात लोड में कुल शक्ति दिष्ट घटक की शक्ति प्लस प्रत्यावर्ती घटकों की शक्ति। और दिष्ट घटक की शक्ति को किस तरह लिख सकते हैं, आई डी सी स्क्वायर आर एल प्लस आई ए सी स्क्वायर आर एल के द्वारा इसको यह लिखा जा सकता है। परंतु हम जानते हैं कि आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू आई डी सी स्क्वायर प्लस आई ए सी स्क्वायर, क्योंकि दिष्टकरण के अंदर दोनों कंपोनेंट इसके अंदर विद्यमान हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आई ए सी इक्वल टू अंडर रूट आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ ये आई ए सी का मान इससे मिल जाता है, जिससे यहाँ ये जो मान मिलता है इस मान को हम कहाँ रख सकते हैं, ये जो इक्वेशन 12 है उसके अंदर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमें मिल जाता है यहाँ इससे, यदि आई ए सी की वैल्यू इसमें रखते हैं तो आर इक्वल टू आई ए सी अपॉन आई डी सी इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आई डी सी स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2। इक्वेशन 13 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अर्थात दिष्ट कार्य के लिए अब समीकरण 3 तथा समीकरण 5 से आई डी सी तथा आई आर एम एस का मान रखने पर, क्योंकि हम उसको पहले निकाल चुके हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था आई डी सी और आई आर एम एस का मान, तो वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने से जो आर है, आर का मान हमें मिल जाता है आर इक्वल टू आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन आई एम स्क्वायर माइनस 1, तो रेज टू पावर 1/2। अब इसको सोल्व करते हैं तो आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 रेज टू पावर 1/2। और जब इसको सोल्व करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जो इसकी वैल्यू आती है 1.21 या 121%। अतः तरंग दिष्टकारी में प्रत्यावर्ती घटक दिष्ट धारा के औसत मान से अधिक होता है, इसलिए बिना फिल्टर के अर्ध तरंग दिष्टकारी एक अच्छी युक्ति नहीं है। लास्ट टर्म पे मैंने बताया था, पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि यहाँ दिष्टकारी क्या होता है, फिल्टर क्या होता है। फिल्टर एक ऐसी युक्ति होती है, ऐसी व्यवस्था होती है जो वोल्टता या करंट से प्रत्यावर्ती भाग को रिमूव करती है। तो यदि फिल्टर नहीं लगाते हैं तो जो अर्धदिष्टकारी होता है वो कोई बहुत अच्छी युक्ति नहीं है, बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता है। अब मैं सेकंड जो टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टता नियमन। ये वोल्टता नियमन से क्या अभिप्राय है, ये डेफिनेशन के द्वारा इसको डिफाइन वो बता देते हैं इसको। जैसा समीकरण 4 से स्पष्ट है कि दिष्टकारी की निर्गत दिष्ट वोल्टता ईडीसी लोड प्रतिरोध आरएल पर निर्भर करती है। यदि आरएल का मान बढ़ता है तो ईडीसी का मान भी बढ़ता है। अर्थात लोड प्रतिरोध आरएल या दिष्ट धारा आईडीसी में परिवर्तन होने से निर्गत वोल्टता स्थिर नहीं रह पाती है। लोड धारा से निर्गत वोल्टता में परिवर्तन का वोल्टता नियमन से मापन करते हैं। तो वोल्टता नियमन क्या है, वोल्टेज परिवर्तन का मापन है। वोल्टता नियमन दिष्टकारी के लोड परिपथ से लोड हटाने पर, जब लोड हटा देते हैं तो आरएल का मान कितना हो जाता है, इन्फिनिटी मान लेते हैं, नो लोड की स्थिति हो जाती है। निर्गत वोल्टता का पूर्ण लोड की उपस्थिति में निर्गत वोल्टता के सापेक्ष आनुपातिक परिवर्तन को व्यक्त करता है। अर्थात वोल्टता नियमन दिष्टकारी के लोड परिपथ से लोड हटाने पर निर्गत वोल्टता का पूर्ण लोड की उपस्थिति में निर्गत वोल्टता के सापेक्ष आनुपातिक परिवर्तन क्या कहलाता है, वोल्टता नियमन कहलाता है। अर्थात प्रतिशत वोल्टता नियमन, प्रतिशत वोल्टता नियमन को इस इक्वेशन की सहायता से दे दिया जाता है। यहाँ जो ये इक्वेशन है वोल्टता नियमन, प्रतिशत वोल्टता नियमन वी आर इक्वल टू वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी फुल लोड इंटू
100। तो यहाँ ये वोल्टता नीमन का फॉर्मूला हमें इसके अंदर इक्वेशन 15 के रूप में इसमें मिल जाता है, जहाँ वी एन एल लोड प्रतिरोध आर एल की अनुपस्थिति, अर्थात आर एल इक्वल टू इन्फिनिटी में निर्गत वोल्टता। जब वोल्ट नहीं होता है, लोड नहीं होता है, मतलब अनुपस्थित होता है, तो ऐसी स्थिति में निर्गत वोल्टता वी एन एल के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, वी एफ एल या वी एफ एल, ये वी एफ एल। तो यह लोड प्रतिरोध आर एल की उपस्थिति में निर्गत वोल्टता को रिप्रेजेंट करता है। आदर्श शक्ति प्रदायक के लिए वोल्टता नियमन का मान शून्य होना चाहिए, अर्थात निर्गत दिष्ट वोल्टता लोड धारा पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। परंतु समीकरण 4 से क्या मिलता है, आई डी सी इक्वल टू आई एम आर एल अपॉन पाई इंटू आर प्लस आर एल। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो यहाँ हमें इक्वेशन के रूप में यह मिल जाता है ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर। अब यहाँ पर इसको ये जो समीकरण है, इस समीकरण ये व्यक्त होता है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी एक स्थिर वोल्टता स्रोत अर्थात ई डी सी अपॉन पाई के संगत कार्य करता है, समान कार्य करता है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध आर के तुल्य होता है। इसका तुल्य परिपथ मैंने इसके अंदर चित्र में दर्शा दिया गया है। तो यहाँ ये जो एक ये इधर सेल बन गया जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई डी सी ई एम अपॉन पाई है, और ऐसी स्थिति के अंदर ई एम अपॉन पाई और आर आई जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है, इसके अंदर आई डी सी प्रवाहित होती है और इससे आर आई डी सी प्रवाहित होती है, जिसमें लोड का मान कितना है, आर एल मान इसका हुआ करता है। तो ई डी सी और आई डी सी के अंदर जब ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफिक एक स्ट्रेट लाइन के रूप में हमें ये इसके अंदर ये प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ ये मान इसके अंदर मिलता है। इस प्रकार समीकरण 16 से स्पष्ट है कि लोड धारा की अनुपस्थिति में दिष्ट वोल्टता ई एम अपॉन पाई के बराबर होता है और दिष्ट धारा आई डी सी की वृद्धि होने से दिष्ट वोल्टता ई डी सी का मान रेखीय रूप से कम होता है, जैसा कि इस चित्र के अंदर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, दर्शाया गया है। अर्थात जब आर एल इक्वल टू इन्फिनिटी तो ई इन्फिनिटी इक्वल टू कितना हो जाता है, ई एम अपॉन पाई। और ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ वी आर इक्वल टू ई एम अपॉन आर माइनस ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर अपॉन ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर। इसको जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास में यहाँ मिल जाता है आई डी सी आर अपॉन ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर। इसको जब सोल्व करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जो वी आर है, वी आर हमें ये मिल जाता है कि आई डी सी आर अपॉन आई डी सी आर प्लस आर एल माइनस आई डी सी इंटू आर, अर्थात वी आर इक्वल टू आर अपॉन आर एल के रूप में हमें ये इसके अंदर मिल जाता है। तो वोल्टेज इनवर्स पीक इनवर्स वोल्टेज अर्थात प्रतीप शिखर वोल्टता क्या होती है। अब हम जानते हैं कि जब इसके अंदर ये रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर आधे साइकिल के लिए जो डायोड होता है वो अग्रबायस की स्थिति के अंदर होता है, आधे साइकिल के लिए नेक्स्ट हाफ के लिए वो इनवर्स बायस की स्थिति के अंदर होता है, रिवर्स बायस की स्थिति में होता है। तो जब वो रिवर्स बायस की स्थिति के अंदर होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जो आर एल होता है इससे कोई करंट फ्लो नहीं होती है और सारा का सारा जो पोटेंशियल है वो किस पर ड्रॉप होता है, इस जो ये डायोड है इस डायोड के और ऊपर क्या होता है, ड्रॉप होता है।
आरएल के अंदर वो नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ ये जो डायोड की ये इस वोल्टेज को सहने की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात यह वह अधिकतम वोल्टता है जो डायोड पर विद्युत चालन न होने की अवस्था में उपस्थित होती है। अर्थात डायोड में इस अधिकतम वोल्टता को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अर्ध तरंग दिष्टकारी में चालन न होने की अवस्था में डायोड पर अधिकतम वोल्टता आरोपित या निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखरमान EM के तुल्य होती है। अतः अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए प्रतीप शिखर वोल्टता PIV इक्वल टू क्या होती है, EM के बराबर ये होती है। तो प्रतीप शिखर वोल्टता यानी कि निविष्ट वोल्टता का वह शिखर मान जिसके लिए ये डायोड जिसको सहन कर जाता है, अर्थात वो धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो सारा का सारा जो विभव है ये इस डायोड की सिरों पर क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। तो इस मान को, निविष्ट वोल्टता के इस मान को प्रतीप शिखर वोल्टता या PIV के नाम से इसको जानते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।